लास्ट वीडियो में कैसे एक चार्ज सिस्टम की इक्विलिब्रियम अवस्था को मैनेज करनी है ये हमने सीखा था। और अब तक हम लोग जितने भी सवाल बनाए हैं और थ्योरी देखे हैं उन सबों में जो हमने चार्जेस कंसिडर किए थे वो सभी पार्टिकल के रूप थे। आज हम सीखेंगे फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन अ चार्ज्ड बॉडी एंड ए चार्ज पार्टिकल। मतलब कहने का कि एक तरफ चार्ज का एक बॉडी होगा और एक तरफ एक पार्टिकल होगा और इन दोनों के बीच हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। टॉपिक हम लोग का है फोर्स। और याद रखिएगा, जब दो चार्जेस रेस्ट में हो और उनके बीच फोर्स की जब हम बात करेंगे तो उसको हम कूलम फोर्स ही बोलेंगे। बिटवीन ए चार्ज्ड बॉडी, चार्ज बॉडी मतलब रॉड हो गए, रिंग हो गए, डिस्क हो गए, स्फीयर हो गए, सिलेंडर हो गए, जिसमें डायमेंशन हो। और उस तरह के बॉडी में जो चार्जेस हैं, जैसी अवस्थाएं बॉडी की और जैसा मटेरियल बॉडी का होगा उसके अनुसार उसमें चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। और उसको हम बोलेंगे चार्ज बॉडी एंड ए चार्ज पार्टिकल। जैसे मान लिया जाए कि हमें एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं कि फाइंड करना है, फाइंड फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल Q नॉट, चार्ज पार्टिकल Q नॉट एज सोन। हम यहाँ पर एक सिस्टम दिखा रहे हैं जिसमें एक तरफ चार्ज बॉडी है और एक पार्टिकल Q नॉट है और इनके बीच फोर्स निकालनी है। जैसे मान लिया जाए ये एक चार्ज रॉड है, चार्ज के इस रॉड में चार्ज पूरी लंबाई में फैला हुआ है और इस रॉड का चार्ज टोटल है मान लो Q और इस रॉड की लंबाई है L। और यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से इसके एक छोर से कुछ दूरी पर, R दूरी पर मान लिया जाए एक चार्ज है पार्टिकल के रूप में Q नॉट। और हमें इस Q नॉट पर इस रॉड के द्वारा कितना फोर्स होगा या ये Q नॉट जो है इस रॉड पर कितना फोर्स लगाएगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। दूसरा हम एक और ले लेते हैं। मान लिया जाए कि ये एक चार्ज्ड आर्क है, देयर इज ए चार्ज्ड आर्क, जिसमें चार्जेस जो हैं इसके पूरी लंबाई में, जो कि कर्व है, में फैला हुआ है। और इसके सेंटर पे, यहाँ पर मान लीजिए उसका सेंटर है, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल के रूप में R रेडियस पे रखा हुआ है। इस पूरे चार्ज आर्क का जो एंगल है वो सपोज करो एंगल थीटा है और इसके टोटल चार्ज हैं Q। और इस चार्ज्ड आर्क के द्वारा इस Q नॉट पर फोर्स कैलकुलेट करना है। और भी कई तरह के सिचुएशन पॉसिबल हो सकते हैं। हमें समझना है कि कैसे फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, खासकर जब इस तरह की बातें हों। पहली बात तो ये तय कर लो कि हम यहाँ डायरेक्ट वो कूलम का जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर वो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो दो पार्टिकल चार्ज के लिए लागू है। और यहाँ पर ये पार्टिकल नहीं है, एक बॉडी है एक पार्टिकल, एक बॉडी है एक पार्टिकल है। एक्चुअली में गौर से अगर आप इसको समझो कि डायरेक्ट वो क्यों नहीं लगेगा और अगर इस तरह की चीजें हैं तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि इस चार्ज रॉड में टोटल मान लो कि 100 माइक्रो कूलम के चार्ज है और ये जो प्लस प्लस दिख रहे हैं, सपोज करो कि ये सभी एक पार्टिकल का रूप है और हर एक पार्टिकल में 1 माइक्रो कूलम, ये 1 माइक्रो 1 माइक्रो 1 माइक्रो 1 माइक्रो, ऐसा 100 माइक्रो 100 चार्ज पार्टिकल का रूप में ये रॉड में फैला हुआ है। एक समझने के लिए हम एक मान लेते हैं
ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये पार्टिकल है। तो अब हम इस पार्टिकल के द्वारा इस पर दो दूरी है उसके अनुसार फोर्स निकाल सकते हैं। इसके द्वारा भी हम डायरेक्ट वो कूलम के फोर्स लगाकर हम मान को निकाल सकते हैं, और इस तरह से हर एक पार्टिकल के द्वारा हम फोर्स निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये दूरी पता है? लेकिन हम तो ये जानते हैं दूरी तो इसके द्वारा इसके साथ नहीं पता है, इसका इसके साथ नहीं पता है, लेकिन ये जानते हैं कि ये सभी चार्जेस जो है वो इससे दूर होते जा रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसको रिपेल करेगा और ये भी उसको रिपेल करेगा, लेकिन इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा इसके द्वारा फोर्स के मान में कमी आएंगी, क्योंकि ये नज़दीक है तो फोर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और ये दूर है तो फोर्स का थोड़ा ताकत कम होगा। इसके द्वारा फोर्स थोड़ा और कम होगा, इसके द्वारा फोर्स थोड़ा और कम होगा, लेकिन सभी फोर्स रिपल्सिव ही होंगे, और इसी तरह से फोर्स कम होते चले जाएंगे, और यहाँ पर भी फोर्स जो मान है वो सबसे कमज़ोर होंगे। और इन सभी फोर्स के अगर हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लें तो इस रॉड के द्वारा नेट फोर्स यहाँ पर आप निकाल लोगे। तो क्या यहाँ आप इस तरह के, अगर मान लो ये तो 100 है, अगर यहाँ 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब इस तरह से चार्जेस फैले हुए हों, तो क्या हम ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है इस तरह से मान को निकालना? सो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, और हमें इसको जोड़ना ही है, इसका हमें रिजल्टेंट निकालना ही है, ये बात तो तय है। जैसे हम इसी बात को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, सपोज करो ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस है, ये सभी पार्टिकल के रूप में है, और ये सभी पार्टिकल चार्जेस जो हैं यहाँ पर गौर से देखो तो ये सभी पार्टिकल चार्ज इस Q0 से बराबर दूरी पे हैं, सभी r रेडियस की दूरी पर हैं। और अगर मान लो ये भी 100 माइक्रो कूलम के रूप में ये चार्ज है, और ऐसा 100 एक माइक्रो कूलम चार्जेस पड़े हुए हैं, ये 1 माइक्रो, ये 1 माइक्रो कूलम, ये सभी 1 है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये जो है इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला 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 इसको इधर रिपेल करेगा, और इस तरह से 100 ऐसे फोर्सेस ऐसे लगेंगे नीचे की तरफ ऐसे। क्या सारे फोर्सेस यहां पर सेम डायरेक्शन में है? यहां तो सभी सेम डायरेक्शन में तो जोड़ने हैं, तो इस केस में सभी के मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं। इस केस में सबके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, और हमें इनके रिजल्टेंट निकालने हैं। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, सभी का अगर हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, तो इस रिंग चार्ज R के द्वारा इस पर फोर्स निकाल लेंगे। लेकिन अगर इसकी संख्या लाखों, करोड़ों, अरबों में है, तो इस तरह से हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मान इसके रिजल्टेंट निकालने का, जो हम लोग कंपोनेंट मेथड वगैरह सीखे हुए हैं उससे। लेकिन करना तो रिजल्टेंट ही है। तो इस तरह के अगर कंटिन्यूअसली फोर्स के एप्लीकेशंस कहीं काम कर रहे हो और उन सबों को हमें अगर जोड़ना है, माने उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो मेरे पास एक गणित है जिससे हम ये काम को कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का काम तो यही है। इंटीग्रेशन काम क्या है? उसका काम है जोड़ना। कंटिन्यूअस जो एलिमेंट फैले हुए हैं, अगर हम उन सब को अगर एडअप करना चाहते हैं तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का काम है जोड़ना। तो इस तरह की जब बातें फिगर में आ जाती हैं, तो हम फोर्स कैलकुलेट करने के लिए और आगे चल के देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन। तो तय हुआ कि इस तरह के चीज़ को करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम यहां लिख देते हैं, टू फाइंड फोर्स on particle charge particle Q0, charged particle Q0, we have to use integration. हमें यूज करना पड़ेगा
इंटीग्रेशन। ये बातें तो तय हो गई। अब हम इस इंटीग्रेशन की प्रक्रिया को कैसे फिगर में लाएं? हम जो इंटीग्रेशन करनी है ये बात तो तय हुआ। अब हम उस इंटीग्रेशन को कैसे रूपरेखा उसका तैयार करें, हम कैसे उसको लाएं, क्या चीज का इंटीग्रेट करके मान हम निकालें। तो हम इसके प्रोसेस आपको लिख दे रहे हैं, आप बस उस प्रोसेस को फॉलो करोगे, आपके काम होते चले जाएंगे। तो प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई द प्रोसेस ऑफ, how to apply process of integration to find net force। नेट फोर्स निकालने के लिए जो है वो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन तुम कैसे अप्लाई करोगे, हम इसके लिए ये आपको स्टेप दे देते हैं और इस स्टेप को आप अच्छे से समझिए और इसको दिमाग में बिठा लीजिए। और जहाँ कहीं भी आपको आगे काम करना पड़े, इस तरह से जब आप माइंड मेकअप कर लिए हैं कि हमें इंटीग्रेशन लगानी है, तो आप इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई में लाओगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं, फर्स्ट कंसीडर एन एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज उसको हम बोलेंगे डी क्यू से डी क्यू। वो जो चार्ज एलिमेंट्री चार्ज को बोलेंगे डी क्यू। अब देखो क्यू छोटा ले कि बड़ा ले, डी तो लेना है क्योंकि एलिमेंट को बताता है, इनफिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यू को ये बताता है। चार्ज ये स्मॉल क्यू ले कि कैपिटल क्यू ले, जैसे इस रॉड में टोटल चार्ज कैपिटल क्यू दिखाया है तो हम टोटल डी कैपिटल क्यू ले लेंगे इस केस में। तो ये हम एक सिंबॉलिकली छोटा चार्ज कंसिडर करना है। Consider an elementary charge dq of thickness dx at a distance x, at a distance x from reference position। रेफरेंस पोजीशन से हम x दूरी पर एक छोटा सा थिकनेस कंसीडर करेंगे जिसका थिकनेस होगा dx और उस जगह पर जो चार्ज बोलेंगे वो बोलेंगे dq। रेफरेंस पोजीशन जहां से हमें फोर्स कैलकुलेट करना है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, या जिस पर फोर्स निकालना है उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ये हम अपने सुविधानुसार चुनते हैं कि हमें कहाँ रेफरेंस लेना है। वहां से कुछ x दूरी पर आप ये एक हमने माना है, x दूरी पर आप dx एलिमेंट लो। आप r दूरी पर लोगे तो थिकनेस dr कहना, अगर तुम y दूरी पर लोगे तो थिकनेस उसका dy कहना। अगर आप एंगुलर पोजीशन पर, अगर आप थीटा एंगुलर पोजीशन पर आप अगर थिकनेस लेते हो तो वहां पर d थीटा कहना और उसके चार्ज को तुम dq कहना। तो ये है पहला जो आपको काम करना है। इसी में एक बात और हम यहां पर बता देते हैं कि अगर मान लो रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में या रेफरेंस जो आपने पॉइंट कंसीडर किया है उसके रेस्पेक्ट में अगर चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, चार्जेस के अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल अगर आपको लग रहा हो तो आप दो एलिमेंट ले सकते हो, सिमेट्रिकल दो एलिमेंट आप कंसीडर कर सकते हो। we can choose two symmetrical charged elements each dq, दोनों में चार्ज वही dq होगा एंड थिकनेस dx, दोनों का थिकनेस dx ही होगा at a distance x। दोनों x दूरी पर दोनों का थिकनेस dx होगा और दोनों का चार्ज होगा dq अगर सिमेट्रिकल है तो। इफ charge of the body is symmetrically distributed,
सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये समझिएगा। अगर वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस केस में हम ऐसा एलिमेंट ले सकते हैं। तो आपको ये एलिमेंट का चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला काम तो ये कर रहा है। इसके अगला जो बात है, और ये काम करने के बाद देन फाइंड एंड देन फाइंड डी क्यू। वो जो डी क्यू आपने कंसिडर किया है, एलिमेंट्री चार्ज कंसिडर किया है, उस डी क्यू का मान आप निकाल लीजिए। डी क्यू का मान निकालने के लिए हम आपको एक वीडियो में सिखाए थे, जहां पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। वहां पर डी क्यू एलिमेंट कैसे लेना है अलग अलग तरह के बॉडी में, आप उस वीडियो को रेफर करोगे। आपकी कॉपी में अगर आप उस वीडियो को देखकर कॉपी में उतारे हैं तो आप उसको कॉपी में मिल जाएंगे। तो ये एलिमेंट आपको ले लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देन फाइंड नेट फोर्स ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज या चार्जेस। अगर आपने सिर्फ एक एलिमेंट्री चार्ज लिया है तो एक एलिमेंट्री चार्ज में जो फोर्स होंगे एक ही होंगे। अगर दो लिया है तो दोनों के द्वारा फोर्स निकालकर उसका रिजल्टेंट निकालोगे तो नेट फोर्स कहलाएगा। नेट फोर्स ड्यू टू एलिमेंट्री चार्जेस ऑन दी गिवन पार्टिकल चार्ज। गिवन पार्टिकल चार्ज जो आपका क्यू नॉट है, उस पर आपको नेट फोर्स ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज निकाल लेना है एंड से डीएफ। और इस फोर्स को तुम क्या बोलोगे, डीएफआर। अगर एक फोर्स है तो वही एक ही डीएफ बनेगा, और अगर दो ठो अगर एलिमेंट्री चार्ज लिए हैं तो उस दोनों के फोर्स अलग अलग जो बनेंगे डीएफ बोलेंगे, और उसका रिजल्टेंट को बोलेंगे हम डीएफआर। ठीक है, तो डीएफ आप आर यहां से आप निकाल लीजिएगा। और इसके बाद तीसरा काम है, बस ये आप निकल गए, तो तीसरा है देन फाइंड, देन इंटीग्रेट डीएफआर with proper लिमिट, है ना। जो इंटीग्रेशन हम कंसीडर करेंगे उसकी लिमिट हम ऐसा रखेंगे कि आपके पूरे चार्ज बॉडी के द्वारा उस पर फोर्स कैलकुलेट हो जाए, विथ प्रॉपर लिमिट टू फाइंड नेट फोर्स। तो ये हमने एक रास्ता आपको बना कर दिया है कि आप कैसे सोचोगे, आपको अपना प्रोसेस को कहाँ से स्टार्ट करोगे करना। ये बातें जब तय हो गया है कि हमें इंटीग्रेशन को यूज करना है, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री चार्ज कंसीडर करेंगे। सिमेट्रिकल है तो दो, नहीं सिमेट्रिकल है तो एक ही हम लेंगे। उस चार्ज का मान हम डी क्यू का निकाल लेंगे, उस डी क्यू के द्वारा हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे अगर दो ठो है, और फिर रिजल्टेंट फोर्स को बोलेंगे डीएफआर, चूंकि छोटे चार्ज के द्वारा फोर्स छोटा फोर्स होगा, और फिर उसका हम जो है लिमिट डाल करके नेट फोर्स हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे चल के हम सीखेंगे तो उसका मान हम इस तरह से बताएंगे। तो आइए हम इस सवाल को बनाते हैं और देखते हैं कि इस दोनों केस में काम को कैसे अंजाम दिया जाता है, कैसे हम इंटीग्रेशन प्रक्रिया को अप्लाई करते हैं। तो हम एक एक करके इस बात को लेते हैं। चलिए हम पहला लेते हैं। ये आपका चार्ज रॉड है, दिस इज अ चार्ज रॉड। टोटल चार्ज इसके क्यू है, लंबाई एल है, ठीक है। और यहां से आर दूरी पर चार्ज पार्टिकल दिया हुआ रखा हुआ है क्यू नॉट, और हमें इस रॉड के द्वारा इस पर फोर्स निकालना है। क्या करते हैं कि उस क्यू नॉट से एक्स दूरी पर हम एक एलिमेंट्री चार्ज इस रॉड में मान लेते हैं डी क्यू, और इस का थिकनेस हम कह देते हैं dx। इसका हम थिकनेस हमने ले लिया है dx, दिस इज dx, दिस थिकनेस इज dx।
और इस डी क्यू का मान हम निकाल लेते हैं। डी क्यू का मान बोलिए क्या होगा। अगर ये जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या जहां कहीं भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में आप यूनिटरी मेथड लगा करके काम को कर सकते हो। जैसे एल लंबाई रॉड में चार्ज का मान Q है, तो इकाई लंबाई में चार्ज हो जाएंगे Q/L, तो dx लंबाई में चार्ज के मान हो जाएंगे Q dx/L, और यही dx लंबाई पर जो चार्ज है वो dq है। लेकिन ये यूनिटरी मेथड आप वहाँ नहीं लगा सकते हैं जब आपको चार्जेस जो है वो मतलब वहाँ पर जो चार्ज की डेंसिटी है वो अलग अलग जगह अलग अलग हो, तो उस केस में आपको लैम्डा दिया रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किस प्रकार के हैं, तो लैम्डा की सहायता से आप उसका मान निकाल सकते हो। और उस केस में लैम्डा हमने सिखाया था कि डी क्यू का मान हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। अगर इसके लैम्डा दिए हुए हैं तो आप इसका डी क्यू का मान सीधा हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, वो भी सिंपल है। तो अब देखो क्या होगा कि अब आपको ये जो एलिमेंट कंसिडर किए हैं वो एलिमेंट एक पार्टिकल के रूप में काम करेगा जिसके चार्ज को आप डी क्यू बोलेंगे, और ये क्यू नॉट अब इस एलिमेंट से दूरी x पर कहलाएगा। मतलब कहने का कि अब इस एलिमेंट के कारण इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कैलकुलेट करना है। इस एलिमेंट के द्वारा इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये भी तो प्लस है, अगर माइनस होता तो अट्रैक्टिव लगता, और इस फोर्स को हम बोलेंगे dF, और dF का मान हम निकाल लेते हैं। चूंकि एक ही एलिमेंट्री चार्ज हमने लिया है तो एक ही फोर्स बनेगा और वही DFR ही कहलाएगा, और मान इसके होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दिस मच। और इसको आप इंटीग्रेट कर लो, इसको हम अगले स्टेप में इंटीग्रेट करेंगे। dF का मान अभी हम कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq का मान रख दो यहाँ से जो मान निकाले हैं Q/L इंटू डी एक्स क्यू नॉट बटा में एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड, तो dF का तो फोर्स हो जाएगा, dF का इंटीग्रेशन F, इधर जितने कांस्टेंट्स हैं बाहर कीजिए, कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L, और dx/x का इंटीग्रेशन आपके इंटीग्रेशन के अंदर में रह जाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2x, ताकि x पे पावर n वाला फॉर्मूला आप यूज कर सको। x पे पावर n का इंटीग्रेशन x पे पावर n + 1/n + 1 ऐसा वाला आप यूज कर सकते हो। लिमिट देखिए हम किसका लिमिट देंगे, तो x का लिमिट देंगे, और हमें इस पूरे रॉड के द्वारा फोर्स निकालनी है, तो हम रॉड के इस छोर पर पहले हम x के लिमिट रखेंगे। इस एंड के लिए x का लिमिट हो जाएगा r, और इस एंड के लिए हमें चूंकि टोटल रॉड के चार्ज लेने हैं फोर्स कैलकुलेशन में, तो हमें रॉड की इस पोजीशन से इंटायर यहां तक ले जानी है, तो r से ले जाना होगा, r से ले जाना होगा यहां तक, और x का कैलकुलेशन यहां से हो जाएगा r + L। दिस इज, अब आप इसके मान बता सकते हैं इंटीग्रेट करके। क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हो जाएगा -1/x, फॉर्मूला लगाकर देखिएगा, r + L, ऐसा आ जाएगा। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट रख करके आपको मान आ जाएंगे फोर्स के। बताइए क्या होंगे, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L, माइनस को हम कॉमन लेकर बाहर कर लेते हैं, तो x के रूप में पहले हम ऊपर वाला लिमिट रख देंगे r + L, माइनस फिर एक बार हम लिमिट के रूप में r रख देते हैं, और इसको थोड़ा आप और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L r + L, इसको हम r - r + L लिख सकते हैं।
ये आर कट जाएंगे, माइनस एल बचेंगे, जो ये माइनस इसके माइनस से कट जाएंगे, और फोर्स के जो मान आएंगे वो हो जाएंगे, एल भी कट जाएंगे, ये वाली एल, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मान आ जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एल, ऐसा दिस मच। तो ये फोर्स से इसके मान आपको आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर मान लिया जाए कि ये जो पार्टिकल चार्ज क्यू नॉट है, अगर ये बहुत दूर होता, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, ये जो रॉड की लंबाई है उसके कंपैरिजन में ये जो आर दूरी है बहुत बहुत ज़्यादा होता। जैसे मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये जो है 100 मीटर दूरी पर है, तो 10 सेंटीमीटर माने 0.1 और वो 100 मीटर हुआ। तो इस केस में जो होगा आर प्लस एल ये अप्रॉक्सीमेटली आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एल आर के रेस्पेक्ट में हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, अप्रॉक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली। देन इन दैट केस एफ के मान क्या होंगे, तो एफ के मान हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर प्लस एल आर हो जाएगा। और तब देखो, तब उस केस में जब ये पार्टिकल चार्ज बहुत बहुत दूर हो, आर बहुत बहुत ज़्यादा हो एल से, तो ये रॉड जो है पार्टिकल के रूप में काम करेगा। लीनियर जब साइज जो है, जब पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा होता है, तो हम पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं, जो हमने पॉइंट चार्ज के बारे में बताया था 3rd या 4th वीडियो में, आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो उस केस में आप इसको पार्टिकल के रूप में कंसिडर करके मान निकाल सकते हो। और याद रखिए जो फोर्स होगा वो अप्रॉक्सीमेटली होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। तो ये था जिस तरह हम इंटीग्रेशन करके मान को निकालते हैं। दूसरा देखते हैं, हमने दूसरा में एक चार्ज्ड आर्क कंसिडर किया है। उस केस में भी हम चीज़ों को इसी तरह से अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। दूसरा है, ये आपके मान लिया जाए चार्ज्ड आर्क है और ये इसका सेंटर है, ये चार्ज्ड आर्क है। इसके पूरे जो लंबाई है, कर्व्ड लंबाई है इसकी, टोटल चार्ज क्यू है, और यहां पे क्यू नॉट है। इसकी टोटल एंगल आपको दी हुई है थीटा, और इसके टोटल चार्ज है क्यू, रेडियस आर है। इस पर इसके कारण फोर्स निकालना है। याद रखिए न्यूटन के 3rd लॉ से इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगा वही फोर्स इसके द्वारा इस चार्ज्ड आर्क पर भी लगेगा। तो ये बातें तो हम लोग जानते हैं। देखिए इस केस में हम क्या करते हैं। इस केस में अगर हम इसको रेफरेंस मान करके एक एक्सिस सिस्टम का निर्माण कर लें अगर, तो हमें यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि जो ये चार्ज्ड आर्क के चार्जेस हैं इस एक्सिस के ये सिमेट्रिकल है। इधर भी ये आधा है और इधर भी आधा है। हमने इसको कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट सिमेट्रिकली मान लिया है, जो कि है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, बशर्ते कि चार्ज के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो। अगर यहाँ के घनत्व, यहाँ के घनत्व, यहाँ के घनत्व अलग अलग हुए तो फिर ये सिमेट्रिकल नहीं कहलाएगा। और तब हम ऐसी हालत में जो है वो 2 एलिमेंट का चुनाव कर सकते हैं, सिमेट्रिकल 2 एलिमेंट। तो हम चुनते हैं, देखो कैसे चुनते हैं। मान लिया जाए कि इधर से अल्फा एंगुलर पोजीशन पर एक अगर हम चार्ज्ड एलिमेंट कंसिडर करते हैं, तो इस एलिमेंट चार्ज का जो एंगुलर थिकनेस होगा वो डी अल्फा होगा।
और उधर भी हम वही अल्फा एंगुलर पोजीशन पर हमें एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, और जिसका एंगुलर जो थिकनेस होगा डी अल्फा। और यहाँ पर जो चार्ज तैयार होंगे इस तरह, यहाँ जो चार्ज तैयार होंगे इसी को बोलेंगे हम डी क्यू, और यहाँ पर भी जो चार्ज तैयार होंगे इसी को बोलेंगे डी क्यू। दोनों डी क्यू सिमिलर होंगे, ये डी क्यू और ये डी क्यू दोनों सिमिलर होंगे। हमें सिमेट्रिकली चार्ज को, एलिमेंट को लेना है, और ये तभी सिर्फ ले सकोगे जब आपके जो चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आई मीन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, साथ में सिमेट्रिकल भी हो। तो ठीक है, ये बातें तो हो गई। अब हम इस पर फोर्स कैसे निकालें? तो इस पर फोर्स लगाएगा अभी कौन लगाएगा? तो हम पहले फोर्स इस एलिमेंट के कारण निकालेंगे, इसके द्वारा। अब चूंकि दो एलिमेंट है तो दोनों के द्वारा निकाल कर रिजल्टेंट निकालना होगा। तो पहले हम डी क्यू का व्यवस्था कर लें। तो क्या बोलेंगे? डी क्यू, देखो यहां ध्यान से, तो ये देखो पूरी एंगल कितनी है? थीटा। तो थीटा टोटल एंगल पर टोटल चार्ज है क्यू, तो इकाई एंगल पर होंगे क्यू बाई थीटा। तो डी थीटा, डी अल्फा एंगल पर, ये ना डी अल्फा एंगल पर चार्जेस हैं, ये डी अल्फा एंगल पर ही, ये डी अल्फा एंगल पर ही ये डी क्यू चार्ज है। तो डी अल्फा एंगल पर चार्ज हो जाएंगे क्यू डी अल्फा बाई थीटा, और इसी को हम बोलेंगे डी क्यू। ये समझ लीजिए। अब डी क्यू तो हो गए। अब इस डी क्यू के कारण ये चूंकि अगर प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये जो है इसको रिपेल करेगा, और इसको बोलेंगे डी एफ। और ये भी जो है इसको क्या करेगा? तो इसको रिपेल करेगा, इसको भी बोलेंगे डी एफ। और ये डी एफ के जो मैग्नीट्यूड होंगे और इस डी एफ के जो मैग्नीट्यूड होंगे समान होंगे, और ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा होंगे। इसी तरह से जब हम ऐसी बातें कर लेते हैं तो अब आप इसके जो कंपोनेंट डिसॉल्व करोगे, तो एक कंपोनेंट इधर बनेंगे डी एफ साइन अल्फा, और एक इधर बनेंगे डी एफ कॉस अल्फा। इसके भी दो बनेंगे, एक इधर बनेंगे डी एफ साइन अल्फा, और एक इधर बनेंगे डी एफ कॉस अल्फा। डी एफ साइन अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, और रिजल्टेंट के तौर पर एक बनेंगे, एंड दैट इज डी एफ आर, इसको कह सकते हैं। तो डी एफ आर के मान जो हैं वो बनेंगे 2df कॉस अल्फा। इसको हम हटा देते हैं, 2df कॉस अल्फा ये बनेंगे। क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब हम इस df का मान लाके रखते हैं, बोलिए क्या होगा? dfr का मान 2df के मान बताइए, इसके और इसके बीच एंगल, इसके और इसके बीच फोर्स df है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। dq का मान हम यहां से लाके रखेंगे, dfr, सॉरी बताइए, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है दिस वन। dq के मान क्या बोलिएगा आप? q d अल्फा बाई थीटा, यह है dq इंटू क्यू नॉट कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। दिस इज देयर। देन यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स। दोनों साइड अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो रिजल्टेंट फोर्स की व्यवस्था आपकी हो जाएंगी, और राइट हैंड साइड में जितने कांस्टेंट्स हैं वो आप बाहर कीजिए, 2 बाहर हो जाएंगे, कैपिटल Q बाहर हो जाएंगे, Q नॉट बाहर हो जाएंगे। वेरिएबल याद रखिएगा, वेरिएबल एक अल्फा
डी अल्फा के साथ, तो अल्फा डी अल्फा रह जाएंगे, कॉस अल्फा रह जाएंगे। तो 2 क्यू नॉट, कैपिटल क्यू बाहर हो गए, नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ थीटा इंटू आर स्क्वायर बाहर हो गए। थीटा भी कांस्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूरे जो आर्क के एंगल हैं ये पूरा कांस्टेंट है, रेडियस जो रेडियस है वो भी कांस्टेंट है। अंदर में रह गए हैं एक कॉस अल्फा और एक डी अल्फा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लिमिट रखने वाले हैं। जब कभी भी तुम 2 एलिमेंट का चुनाव किए रहोगे सिस्टम में, तब उस केस में इंटीग्रेशन में जहां यहां लिमिट जो भी रखोगे वो दोनों एलिमेंट को प्राप्त होंगे। जैसे हम यहां पर लिमिट किसका लिखाएगा, तो अल्फा का लिखाएगा, जो डी के बगल में रहता है उसका लिखाता है, होता है। तो यहां पर जब तुम कुछ भी लिमिट रखोगे तो ये दोनों अल्फा को प्राप्त होगा। जैसे तुम यहां अगर 0 लिखते हो तो दोनों अल्फा 0 होगा, मतलब कि ये जो अभी ऐसे अल्फा निकला हुआ है तो दोनों 0 हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, माने ये दोनों एलिमेंट यहां आ जाएंगे। और अगर तुम 0 से लेकर अगर मान लो 10 डिग्री लिखते हो तो 0 से 0 का मतलब ये हो गया, 0 से दोनों को 10 मिलेगा, दोनों को 10, तो दोनों ऐसे फैलेगा 10 डिग्री तक। हमें पूरा आर्क लेना है, तो कितना एंगल तक ले जाएं, ये देखिए कितना एंगल होगा, ये होगा यहां से यहां तक θ/2, क्योंकि टोटल थीटा है, और इधर भी है θ/2। तो हमें बस θ/2 तक अगर ले लें तो 0 से लेके θ/2, तो दोनों एलिमेंट θ/2 तक जाएगा, तो पूरा ये आर्क के चार्जेस जो हैं वो फोर्स बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लिमिट का चुनाव करेंगे जब 2 एलिमेंट लिए होंगे। तो आगे बढ़े, इसका मान बताइए। तो इसके मान हो जाएंगे 2q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा इंटू आर स्क्वायर, और यहां पर इंटीग्रेट क्या होगा, कॉस अल्फा का साइन अल्फा 0 से लेके θ/2 तक। तो नेट फोर्स के मान आ जाएंगे 2 से, ये शायद कट जाएंगे, काट सकते हो, जो भी हैं इसके मान रहने देते हैं। 2q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा इंटू आर स्क्वायर, और इधर में देखिए तो ये हो जाएंगे साइन θ/2 दिस मच, क्योंकि साइन 0 तो 0 होगा, तो ये वैल्यू आ जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएंगे। अब जैसा कि मान लो कि तुम अगर एक ही एलिमेंट चुने रहते, जैसे हम 2 एलिमेंट का चुनाव दे करके इस सवाल को बनाए हैं, जरूरी नहीं है कि तुम 2 एलिमेंट ही लो, एक भी लेकर के बना सकते हो, तब उस केस में आपकी गणित थोड़ी बढ़ जाएगी। कैसे, देखो, मान लो कि तुम अगर एक ही एलिमेंट लिए रहते, सपोज करो ये वाला ही एलिमेंट लिए रहते, तो ये वाला लिए रहते तो सिर्फ यही फोर्स लगता, ये वाली फोर्स नहीं लगता। और जब ये वाला फोर्स नहीं लगता तो इसका जो एक कंपोनेंट इधर बना है और इसका जो एक कंपोनेंट इधर बना है, ये दो कंपोनेंट नहीं बनता, और सिर्फ इसके एक कंपोनेंट यहां, एक कंपोनेंट यहां बनते। अगर तुम ये ही सिर्फ लिए हुए हो, ये अगर नहीं लिए हुए तब, और तब उस केस में ये फोर्स के एक मान बनेंगे dFy, इसको बोलेंगे, और इसको बोलेंगे dFx, x डायरेक्शन के लिए, और तब इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा अलग से, और इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन से हमको Fy प्राप्त होगा, और इसका इंटीग्रेशन से हमें Fx प्राप्त होगा, और फिर रिजल्टेंट रूट अंडर Fy स्क्वायर प्लस Fx स्क्वायर से मान निकालना पड़ेगा। प्रक्रिया समझिएगा, हम करने वाले नहीं, बस बता रहे हैं। वैसे आपको इस केस में इसके मान 0 हो जाएंगे और इसके मान ही सिर्फ आएंगे। हाँ, इस केस में जो आप अगर लिमिट लोगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ लोगे, तो -α/2 से लेके -θ/2 से लेके +θ/2, क्योंकि हम यहाँ से लिए हैं तो ये पीछे जाना पड़ेगा, तो -θ/2 से लेके +θ/2 तक आपको मान लिखना पड़ेगा। इस के साथ, इसके भी साथ, इसके भी साथ।
और तब उस केस में रिजल्ट यही आ जाएंगे, इसके मान तो 0 हो जाएंगे और इसके मान वही आ जाएंगे। तो आप करके देखिएगा, एक इंटीग्रेशन एक जो है एलिमेंट लेकर के बुक वगैरह में किया हुआ मिलेगा आपको, आप वहाँ से देख करके समझिए, या नहीं तो आप खुद कीजिए, रिजल्ट आपको इतने प्राप्त हो जाएंगे। तो उस केस में क्या है कि हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ा, dfy का भी करना पड़ा, dfx का भी करना पड़ा, दो इंटीग्रेशन करके फिर रिजल्टेंट निकालना पड़ा। और इस केस में क्या है कि अगर हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं तो एक जो कंपोनेंट है उसका वो तो कट जाता है और बस एक ही कार्य निकलता है। तो ये बातें आप समझ लीजिए। अब हम जैसा एक और कंडीशन बताया था कि मान लो कि ये जो आपका चार्ज्ड आर्क है, ये चार्ज्ड आर्क है जो कितना एंगल पर है, थीटा एंगल का है। अगर ये थीटा बहुत बहुत छोटा होता, जैसे अभी ये इतना थीटा है, बहुत 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 छोटा होता, तो ये जो आर्क के जो चार्जेस हैं बस इतने छोटे दायरे में ही रहते और तब वो एक पार्टिकल के रूप में काम करता। आई मीन इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तब ये जो चार्ज्ड आर्क के रूप में नहीं, वो एक पार्टिकल के रूप में काम करता है, समझ लीजिए। ये नहीं कि इस केस में आर बहुत बहुत बड़ा है, वो नहीं करेंगे। इस केस में थीटा बहुत बहुत छोटा है ताकि ये एक पार्टिकल का रूप बन जाए। तो देखिए तो क्या होगा, अगर थीटा बहुत छोटा है तो हम साइन थीटा बाई 2 को अप्रोक्सीमेटली थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तब ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, देखिए क्या होगा बताइए, 2q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा इंटू आर स्क्वायर दिस मच, और ये हो जाएंगे थीटा बाई 2। थीटा थीटा कट जाएंगे, 2 ये कट जाएंगे, और फोर्स के मान बताइए देखिए क्या है, 1 बाई, फोर्स के मान देखिए क्या है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और आप यहां पर देखो तो पता चलेगा कि ये एक पार्टिकल का ही तो फॉर्मूला है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और इस केस में डिस्टेंस का मान आर के बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए यहां भी वो जो बताया था कि इफ लीनियर साइज इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द डिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, देन द चार्ज बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज ए चार्ज पार्टिकल। यह है आपके सामने फोर्स कैलकुलेट करने की विधि, जो हम आगे चल के बहुत जगहों पर यूज़ करेंगे। जहाँ कहीं भी इंटीग्रेशन की बातें उठेंगी तो हम यही प्रक्रिया को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं और हम 2 होमवर्क आपको देते हैं। ये होमवर्क समझ लीजिए आपके लिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, 2 चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। इसका अगले वीडियो में इस सवाल का डिस्कशन हम करेंगे, तब तक आप दिमाग लगाइएगा। सवाल है, यहाँ एक पॉइंट पार्टिकल चार्ज है Q1 प्लस में, और एक यहाँ माइनस पार्टिकल चार्ज है Q2, और इसके बीच में एक नॉन कंडक्टिंग वायर रखा हुआ है, रॉड कह सकते हैं, रॉड है, नॉन कंडक्टिंग रॉड है। प्रश्न है, आफ्टर introducing the non-conducting rod, how will the force on the charge change? How will the force on the charge change?
मतलब कि इस रॉड के नहीं रहने पर जो फोर्स चार्जेस पे लग रहे थे, रॉड के रखने के बाद चार्जेस पे फोर्स कैसा चेंज होगा भी कि नहीं होगा, और होगा तो कैसा होगा। मतलब कि आपको जवाब देना है कि फोर्स इंक्रीज करेगा या फोर्स डिक्रीज करेगा। बहुत सावधानी से हर एक चीजों को अच्छे से सोच करके तब अपना जवाब बनाइएगा, ठीक है। दूसरा है कि एक ये स्फीयर है, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है, ये दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर्स, चार्ज्ड स्फीयर्स हैं, चार्ज्ड स्फीयर है। और इसके बीच की जो, अगर इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r2 और इसका रेडियस मान लेते हैं r1 और इसके बीच की दूरी d है ना, चार्ज्ड स्फीयर है, स्फीयर्स हैं। d is not very large in comparison to R1 and R2। मतलब हम इस केस में जो स्फीयर्स हैं इनके बीच की दूरी को हम बहुत दूर नहीं कह सकते। अगर हम दूर कहते हम इसको पार्टिकल का रूप कह सकते थे, अभी जो हमने पढ़ा उसके अनुसार। इस केस में हम इसको पार्टिकल के रूप नहीं कह सकते क्योंकि बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। D इज नॉट वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू R1 एंड R2। प्रश्न है, कंपेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of interactions, when spheres are, when they are एक like charged, unlike charged। मतलब कहने का कि जब ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तब जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और जब ये अनलाइक चार्जेस हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों के बीच एक अट्रैक्शन होगा। तो क्या अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स जो है वो सेम होंगे या अलग अलग होंगे? कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा होगा। लाइक चार्जेस के केस में जो फोर्स होगा वो रिपल्सन का होगा, और अनलाइक केस में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा। ये तो हमें पता है, लेकिन इस दोनों के बीच में फोर्सेस कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में क्या फोर्सेस समान होंगे। याद रखिएगा कि चार्ज स्ट्रेंथ बी सेम इन बोथ केसेस। इन बोथ केसेस the strength of charge be same, strength of charges on the spheres be same। माने मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों चार्ज के समान है। तो ये दो सवाल हैं जिसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छे से सोच कर रखिए, ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। और हम इसका डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।